सारे जहां की खुशियां मैं तुझ पर लुटा दूं। जिस राह से तू गुजरे वहां फूल बिछा दूं। होगी विदा जब तू मेरे आंगन से मेरी बेटी। ख्वाहिश यही है मेरी, जमीन से लेकर पूरा आसमान सजा दूं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक जिद्दी और अड़ियल बेटी पर आधारित है। हेलो माँ। हाँ बेटी रिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा बेटी, इस बार रक्षाबंधन पर यहाँ आओगी तो पूरे एक सप्ताह की तैयारी करके आना। कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। देखने को अब तो आंखें तरस गई हैं अपनी बेटी को। रिया की माँ अनीता जी ने कहा तो रिया बोली, लेकिन माँ, भाभी भी तो अपने मायके जा रही होंगी ना, राखी बांधने के लिए। अरे नहीं बेटा, वह तो राखी पर मायके जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। अब तू तो जानती है, मेरे घुटने अब ज्यादा काम नहीं करते। घर का सारा काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता। हाँ माँ, यह बात तो है। अब इस उम्र में आप कहाँ इतना काम कर पाओगी। रिया अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि तभी रिया के कानों में एक कड़कती हुई आवाज आई। रिया, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटी, किसकी आवाज है? माँ, मुझे लगता है कि आज सूरज ऑफिस से जल्दी आ गए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए रिया ने फोन रख दिया। रिया, तुम्हें मालूम है, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर का काम करने की बजाय तुम यहाँ कमरे में बैठी हुई हो और उधर माँ अकेले सारे कपड़े धो रही है। कुछ तो ख्याल किया होता। माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है और अब उनकी उम्र भी हो चली है। अरे तो क्या हो गया, सारा दिन मैं भी तो काम करती हूँ। थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई, रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना दो, आज सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सूरज ने कहा तो रिया चाय बनाने रसोई घर में चली गई। करीब एक वर्ष पहले राधा जी रिया को बड़े बेटे सूरज की पत्नी और अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। छोटा बेटा अनुज अभी कवारा था। सूरज के सामने तो रिया काम करने का दिखावा किया करती थी और उसके ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से फोन पर बातें करने बैठ जाती थी। घर में बर्तन और साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगाई हुई थी, परंतु इसके अतिरिक्त घर का बाकी सारा काम राधा जी को ही करना पड़ता था। राधा जी जब भी उसे काम करने में मदद करने के लिए आवाज लगाती तो रिया कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। अभी बचपना है, ये सोचकर राधा जी भी शुरू शुरू में उसे ज्यादा काम करने को नहीं कहती थी, लेकिन शादी के एक वर्ष बाद भी रिया ने किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो राधा जी ने उसे समझाना चाहा। देखो बेटा, अब अपने मायके से ध्यान हटाकर ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। इतना कहने की देर थी कि रिया ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर सूरज और रिया के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। उसके बाद राधा जी ने रिया को कुछ भी कहना अब बंद कर दिया था। रिया दिन भर फोन पर कभी अपनी माँ से तो कभी अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। अपनी मर्जी के मुताबिक रहती, बस अपने पति सूरज के घर लौटने के समय रसोई घर में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करने लगती। आज सूरज जल्दी आ गया था तो अपनी माँ को इस तरह काम करते देख वह रिया पर भड़क उठा। रिया अपने पति सूरज के लिए रसोई घर में चाय बनाने गई। तभी अचानक आंगन से उसके सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ माँ? सूरज दौड़ता हुआ आया तो देखा उसकी माँ राधा जी फर्श पर फिसल गई थी। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। सूरज ने रिया को आवाज दी और राधा जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गया। राधा जी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। भगवान का शुक्र है, हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन पैर में मोच आई है जिसके कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माता जी को कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, डॉक्टर ने बताया तो सूरज की सांस में सांस आई। वे लोग राधा जी को घर ले आए। रिया, डॉक्टर ने माँ को एक सप्ताह बिस्तर से उठने को मना किया है।
इसलिए तुम्हें माँ का खास ख्याल रखना होगा। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सूरज ने रिया को हिदायत दी तो रिया ने हाँ में सर हिला दिया। आज इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। क्या बताऊं माँ, जब से सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हैं, मेरे तो सर पर मुसीबत ही आन पड़ी है। सारा दिन काम करते करते बुरी तरह थक जाती हूँ। पूरे 3 दिन हो गए हैं, ना जाने कब उठने का नाम लेगी बिस्तर से। रिया ने अपनी माँ अनीता जी से फोन पर कहा तो वह बोली, बेटी मुझे तो लगता है तेरी सास को कोई चोट वोट नहीं लगी है। वे यूं ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी हुई है। तुझे ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठे बैठे उन्हें यूं ही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी सास बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ माँ, बात तो आप ठीक कह रही हो। मैंने तो आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। अब सोचती हूँ कि चली ही जाऊं। पीछे सासू माँ अपने आप देख लेंगी। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। पार्टी से आने के बाद बात करूंगी। घर का काम छोड़कर रिया शाम के समय पार्टी में चली गई। उसे लगा था कि सूरज को आने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन उसे ये याद ही नहीं रहा कि 3 दिन बाद डॉक्टर ने राधा जी को फिर से दिखाने को कहा था। माँ को अस्पताल ले जाने के लिए सूरज जब घर आया तो देखा उसकी माँ धीमे कदमों से चलकर रसोई घर में जा रही थी। यह क्या माँ, कोई काम था तो रिया को कह देती। नहीं बेटा, बस गला सूख रहा था, इसलिए पानी पीने के लिए उठी थी, राधा जी ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज आई। कंधे पर पर्स लटकाए हाई हील से टक टक की आवाज करती रिया घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने सूरज को खड़े देखकर उसकी हवाइयां ही उड़ गई। रिया, यह तुम कहाँ से आ रही हो? सूरज ने पूछा तो रिया सक पकाते हुए बोली, वो मैं किटी पार्टी में। उसके इतना कहने की देर थी कि सूरज गुस्से से उबल पड़ा। क्या माँ को इस हालत में छोड़कर तुम किटी पार्टी पर चली गई थी? तो क्या हो गया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। रिया की बात सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सूरज अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। तभी सूरज का छोटा भाई अनुज ऑफिस से घर लौटा और बोला, भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। तभी रिया बेशर्मी से बोली, यह हुक्म किसी और पर चलाना, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों की सेवा में लगी रहूं। यह बात सुनकर रिया का देवर अनुज हक्का भक्का रह गया। वही कमरे में जाते हुए सूरज के कानों में यह बात पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वह उसी समय रिया के पास आया और खींच कर 2 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। बदतमीज, मेरी चुप्पी का यह मतलब नहीं है कि जो मुंह में आए तुम बोलती ही जाओ। यह क्या कर रहे हैं भैया आप? अनुज ने अपने भाई सूरज का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हें पुलिस कंप्लेन करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे ना भिजवाया तो मेरा नाम भी रिया नहीं। आंखों में आंसू लिए रिया बोली और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगा दिया। इधर राधा जी ने सूरज से कहा, बेटा रोक ले बहू को, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हमें जाना है। कहते हुए सूरज ने राधा जी को सहारा दिया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। इधर अनीता जी के पास रिया का फोन आया तो वह बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, तू जल्दी से फोन रख और अपना बैग तैयार कर, मैं अभी तुझे लेने के लिए वहां पहुंच रही हूँ। प्रीति बहू, मैं रिया को लेने जा रही हूँ, समझते क्या है वह लोग अपने आप को। ऐसा कहकर अनीता जी घर से बाहर निकल गईं। थोड़ी देर में अनीता जी के पति घनश्याम जी अपने बेटे विकास के साथ दुकान से घर वापस आए तो यहाँ वहां देखते हुए प्रीति से बोले, बहू अनीता कहाँ, नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? जी बाबूजी, माँ जी रिया को लेने गई हुई हैं। यह सुनकर घनश्याम जी बोले, रिया को लेने गई है? अच्छा, रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए लेने गई होगी। नहीं नहीं बाबूजी, रिया का फोन आया था
शायद उनके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया है। यह सुनकर घनश्याम जी और विकास दोनों चिंता में पड़ गए। फिर विकास बोला, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम यह तो पता करना चाहिए था कि गलती किसकी है। तो घनश्याम जी ने कहा, लेकिन बेटा, अपनी बेटी को परेशानी में देखकर रहा भी तो नहीं जाता ना। कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो मामला शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वह हाथ मुंह धोने चले गए। फिर विकास बोला, माँ भी हद करती है। उन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि माँ तो जैसे तैयार बैठी थी रिया को घर लाने के लिए। और जब सारी बात सुनेंगे तो गलती रिया की ही निकल कर आएगी। ये तो है, माँ जी को उसकी गलती नजर ही नहीं आती। चलो छोड़ो, आप ज्यादा चिंता मत करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर प्रीति रसोई घर में खाना पकाने चली गई। करीब 2 घंटे के बाद अनीता जी अपनी बेटी रिया को लेकर घर पहुंची। उस समय घनश्याम जी बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप चैन से नींद से सो रहे हैं। अनीता जी गुस्से से बोली तो घनश्याम जी की नींद खुल गई। अरे रिया, तुम आ गई बेटी, आओ बैठो। लेकिन अनीता, तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? घनश्याम जी ने पूछा तो अनीता जी बोली, एक जरूरी काम और निपटाना था, बस वही करने में लग गई थी। जरूरी काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? घनश्याम जी ने पूछा तो रिया बाट पलटते हुए बोली, बाबूजी, आपको तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं है। यह तो मेरी माँ है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। फिर अनीता जी बोली, बेटी, मेरे रहते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तू यहाँ आराम से रहे। कोई काम करने का दिल करे तो करना और नहीं करे तो मत करना। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। देख तो मेरी फूल सी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। फिर घनश्याम जी बोले, अरे, हमने अपनी बेटी की शादी की है, बेचा नहीं है। अपनी बेटी की 2 रोटी हमें क्यों भारी लगेंगी? हाँ बेटी, तू यहीं बैठ, मैं तेरी भाभी को चाय नाश्ता लेकर आने को कहती हूँ। अनीता जी ने कहा तो रिया बोली, हाँ माँ, मैं भी अंदर जाग रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी। घनश्याम जी की बुजुर्ग अम्मा आंगन में कोने में बिछी कुर्सी पर बैठे हुए सब कुछ देख रही थी। अनीता जी और रिया के अंदर जाने के बाद उन्होंने घनश्याम जी को अपने पास बुलाया और बोली, देख घनश्याम, यह तो कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। बेटी को इतनी शय देना अच्छी बात नहीं है। मैं अनीता बहू को कुछ भी कहूंगी तो वह मुझ पर ही बरस पड़ेगी। इसलिए तू ही उसे समझा। हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कहकर घनश्याम जी कमरे में चले गए। रिया के लिए चाय लेकर जब उसकी भाभी प्रीति कमरे में आई तो उसके पास बैठते हुए बोली, रिया, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? क्या बताऊं भाभी, ऐसी सास तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना मिले। ना जाने मेरी पीठ पीछे मेरे पति को क्या क्या पट्टी पड़ाती थी कि वह तो ऑफिस से आते ही मुझ पर भड़क जाते थे, मेरे साथ मारपीट करने लगते थे। उन्हें तो सिर्फ मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती थी, दुख और परेशानी नजर आती थी तो सिर्फ अपनी माँ की। अरे रिया, लेकिन छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती ही रहती हैं। तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए था। अपने पति को प्यार से समझाती तो वे जरूर समझते। अरे भाभी, आपको क्या लगता है, क्या मैं अपना घर बसाना नहीं चाहती? वही मुझे समझने को तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, विकास भैया तो बहुत अच्छे हैं जो तुमसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई बात नहीं रिया, तेरे भैया उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति ने कहा तो रिया बोली, भाभी, यह तो मैं हूँ जो उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ऐसी सास और ऐसा पति तुम्हें मिल जाते तो तुम उन्हें 2 दिन भी झेल नहीं पाती। तो प्रीति बोली, नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है। अपना घर बसाने के लिए अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं होता। और कितना झुकूं भाभी मैं?
अब तुम ही देखो मेरी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और वहां मेरी सास है जो मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाती है। दूसरों को समझाना तो बहुत आसान होता है, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। रिया ने कहा तो प्रीति चुप रह गई। वह समझ गई थी कि रिया को कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, कहते हुए प्रीति वहां से उठ गई। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर प्रीति ने रसोई घर में सारे पकवान बनाकर रख दिए। रिया ने अपने भाई विकास को राखी बांधी, तो विकास पहले खाना खाकर अपने पिता घनश्याम जी के साथ दुकान पर निकल गया। फिर प्रीति अनीता जी और रिया को खाना देकर रसोई घर में बर्तन साफ करने चली गई। तो अनीता जी अपनी बेटी रिया से बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मायके में रहते हुए तुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। सुकून से बैठकर खाना खा, आराम कर। उधर रिया के ससुराल में सूरज के पास फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर सूरज बोल रहे हैं? मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ। आपके खिलाफ एक शिकायत आई है। आप जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाइए। यह सुनकर सूरज की हैरानी का ठिकाना ना रहा। राधा जी भी परेशान हो गई। सूरज थाने जाकर आया तो राधा जी ने पूछा, पुलिस वालों ने क्या कहा बेटा? तो सूरज हताश भरे स्वर में बोला, कहना क्या था माँ, रिया और उसके घर वालों ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है, और यह भी कहा है कि दहेज को लेकर हम लोग आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या? लेकिन बेटा, हमने तो कभी दहेज का जिक्र तक नहीं किया। राधा जी ने कहा तो सूरज बोला, हाँ माँ, रिया और उसके घर वाले दहेज के नाम पर हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। बेटा, मैं तो कहती हूँ एक बार चलकर उनसे बात करते हैं। बात ऐसे सी सुलझ जाए तो अच्छा है। नहीं माँ, मैं उन लोगों के सामने नहीं झुकूंगा, सूरज ने कहा। तो उसका भाई अनुज बोला, माँ की बात बिल्कुल सही है भैया, अगर कोर्ट केस में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज शाम को चलते हैं और आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। सूरज को यह बात ठीक लगी। उधर रिया के मायके में जब शाम को घनश्याम जी घर लौटे तो रिया डाइनिंग रूम में बैठी हुई टीवी देख रही थी। अम्मा जी भी वहीं पास में बैठी हुई थी। अपनी बेटी के पास बैठते हुए घनश्याम जी बोले, बेटी, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग प्यार से यह मामला सुलझा लो तो ही अच्छा है। तो रिया बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मेरी सासू माँ दिन भर बैठकर आराम करे और मैं कोलू की बैल की तरह पिसती रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। तो घनश्याम जी बोले, लेकिन बेटी, घर का काम करने में बुराई ही क्या है? तभी अनीता जी वहां आ गई और पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी बेटी उस नर्क में जाकर घुट घुट कर जीती रहे? यह सुनकर अम्मा से रहा नहीं गया, तो वह बोली, अरे अनीता बहू, तुम किस बात को कहां से कहां ले जाती हो? मोहन ने तो सिर्फ इतना कहा है कि मिलजुल कर रहने से बड़ा सुख कोई नहीं होता। अम्मा, यह हमारी बेटी का मामला है, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखो। जो दो रोटी मिलती है चुप करके खाओ और राम का नाम जपती रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। प्रीति ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सूरज अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था। प्रीति ने राधा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अंदर लेकर आई। घनश्याम जी ने उन्हें बैठने में को कहा। तभी अनीता जी आंखें दिखाती हुई बोली, बहन जी, जब आपको मेरी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती तो फिर यहाँ करने क्या आई हैं आप? तो राधा जी ने विनम्रता से कहा, देखिए बहन जी, आराम से बैठकर बात करते हैं, तभी तो कोई हल निकलेगा। हमें भी तो पता चले आखिर हमसे ऐसा क्या कसूर हो गया जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। यह बात सुनकर रिया तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं, कसूर आपका थोड़ी ना है, कसूर तो मेरा है। एक काम करो, अपने बेटे को कहो कि मुझे तलाक दे दे,
ताकि आप भी आराम से रह सको और मेरा भी पीछा छूटे। रिया, ये तुम अपनी सास से किस तरीके से बात कर रही हो? घनश्याम जी ने कहा तो अनीता जी बोली, और कैसे बात करें इन लोगों के साथ? हमारी बेटी को इतना परेशान करके रखा हुआ है, तो क्या उनकी आरती उतारेगी? तभी सूरज अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, माँ जी, किसने किसको परेशान करके रखा है यह तो हम भी जानते हैं। ऊपर से आप लोगों ने हमारे खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। यह बात सुनकर घनश्याम जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उधर प्रीति और विकास भी हक्के बक्के खड़े थे। किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की। घनश्याम जी ने कहा तो अनीता जी बोली, शिकायत मैंने की है। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? तभी प्रीति सबके लिए चाय बनाकर ले आई तो राधा जी ने कहा, भाई साहब, बहू तो आपके घर में भी है, क्या वह अपने ससुराल की जिम्मेदारी नहीं संभालती? अगर हम अपनी बहू से यही उपेक्षा रखते हैं तो इसमें क्या गलत करते हैं? इस पर जो बातें उसने हमें सुनाई उसे हम तो क्या कोई भी सहन नहीं कर सकेगा। तो अनीता जी ने कहा, अरे मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखा हुआ है, लेकिन आपने तो कभी रिया को अपनी बेटी समझा ही नहीं। तो राधा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बहन जी, सारी गलती मेरी है। अब आप बच्चों का घर बस जाने दीजिए, हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। बहन जी, चाहते तो हम भी यही हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहे। तभी घनश्याम जी बोल ही रहे थे कि अनीता जी उनकी बात काटते हुए बोली, अरे लेकिन आप बसने कहाँ देती हैं मेरी बेटी को? आपके कहने पर ही सूरज उसे हर रोज मारता पीटता है। तो राधा जी ने कहा, मेरे बेटे ने रिया पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, और वह भी तब जब उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। तभी घनश्याम जी बोले, अनीता, तू मैं तो सभी घरों में होती है। रिया को उसके ससुराल वाले लेने आए हैं तो उसे उनके साथ भेज देना ही ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, बेटी का घर बसने में ही समझदारी है, प्रीति ने कहा। तो अनीता जी बोली, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके एक गलती तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसे दोबारा उस घर में भेजकर मैं दूसरी गलती नहीं करूंगी। और बहन जी, आप जिस मुंह से यहाँ आई हैं उसी मुंह से वापस चली जाएं। मैं अपनी बेटी को आपके साथ हरगिज नहीं भेजूंगी। विकास भी अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ना तो अनीता जी मानी और ना ही दिया जाने को तैयार थी। यह सब सुनकर सूरज बोला, बस माँ, अब यहाँ खड़े रहकर हम लोग अपनी और बेइज्जती नहीं बताएंगे। अभी के अभी यहाँ से चलो। जाते जाते राधा जी ने घनश्याम जी से कहा, भाई साहब, मैं तो यह सोच कर आई थी कि अब आप ही इस बात का कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई आपकी ही सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारी अब क्या सुनेंगे? हो सके तो पुलिस में की गई झूठी शिकायत आप वापस ले लीजिएगा। अच्छा, चलते हैं। अरे नहीं बहन जी, बैठकर बात करते हैं ना, घनश्याम जी ने कहा। लेकिन सूरज राधा जी को लेकर वापस चला गया। फिर घनश्याम जी अपनी पत्नी से बोले, थाने में जो शिकायत तुमने की है उसे अभी के अभी जाकर वापस लो। अरे मुझे जो करना है मैं देख लूंगी, आप अपना काम करो। अनीता, मुझे नहीं लगता तुम अपनी बेटी का घर बसने दोगी। वह लोग रिया को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण बनी बनाई बात बिगड़ गई। तभी विकास रिया से बोला, रिया, एक बात सच सच बताना, क्या सूरज तुझे दहेज के लिए मारता पीटता है? क्यों भाई, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? रिया ने कहा तो अनीता जी बोली, इन सब बातों के लिए घर के बड़े बैठे हैं, तुझे इसमें पंचायती करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, घर के बड़े अगर संभाल सकते तो बात को संभाल लेते और रिया को उसके ससुराल वालों के साथ भेज देते। फिर रिया बोली, बाबूजी, आप सब लोग मिलकर मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते? आपकी भी परेशानी दूर होगी और मेरे ससुराल वालों की भी। सबने मिलकर बस मुझे भेजने की ही रट लगाई हुई है।
एक माँ है जो मुझे समझती है। तो प्रीति ने कहा, रिया, हम तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम्हारा ही भला चाहते हैं। तुम खुद ही सोचो, हमेशा के लिए मायके में तो नहीं रहा जा सकता। अरे भाभी, आपको अच्छा घर मिल गया है, तभी आपके मुंह में जबान आ गई है। रिया ने कहा तो अनीता जी गुस्से से बोली, बहू, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं सब जानती हूँ, तुम जाकर रसोई का काम करो। प्रीति रसोई घर में चली गई और विकास, घनश्याम जी भी किसी काम से बाहर चले गए। तो अनीता जी बोली, बेटी, मेरी एक बात को ध्यान से सुन ले। मेरे रहते हुए तो तेरी भाभी तुझे कुछ कहने से रही, और अगर घर में किसी ने भी तुझे कुछ भी कहा तो उसे तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। तो रिया आंखों में आंसू लिए हुए बोली, माँ, इस घर का कोई भी सदस्य मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है। सब मुझे भेजने पर तुले हुए हैं। तो अनीता जी ने कहा, तुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तू यहाँ आराम से रह। मैं तेरी भाभी को देसी घी का हलवा बनाने को कहती हूँ, आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ माँ, सब लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम जल्दी से हलवा बनाकर ले आओ। कहते हुए रिया सोफे पर लेट गई। एक सप्ताह बीत चुका था। रिया की भाभी प्रीति अपने कमरे में बैठी थी। तभी विकास कमरे में आया और बोला, समझ नहीं आता कैसे सुलझेगी ये समस्या। तो प्रीति बोली, मैं तो कहती हूँ रिया को जितनी जल्दी हो सके घर भेज दो, उतना ही अच्छा होगा। अरे प्रीति, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि वह समय से अपने घर चली जाए। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों में भी जब यह बात पता चलेगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। विकास ने कहा तो प्रीति बोली, लेकिन माँ जी को यह बात समझ में नहीं आती। उस दिन जब रिया के ससुराल वाले घर आए तो उनकी बात सुनकर भी रिया की ही गलती नजर आ रही थी। अरे प्रीति, गलती तो सारी रिया की ही है। शादी से पहले पूरे 24 साल वह इस घर में रही है। क्या मैं उसके स्वभाव को नहीं जानता? फिर प्रीति बोली, फिर भी माँ जी तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में भी झगड़े शुरू होने जाएंगे। रिया तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। खाना खाती है तो थाली सरका देती है। पानी का गिलास तक खुद भरकर नहीं पीती। माँ मुझे ऑर्डर करती है और मैं उसे पानी लाकर दे देती हूँ। अब घर में सदस्य बढ़ेंगे तो क्या काम नहीं बढ़ेगा? सारा दिन घर का काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अब मैं अगर उसे घर की साफ सफाई में मदद करने को कहती हूँ तो मना कर देती है। रोटी या सब्जी बनाने को कहती हूँ तो भी मना कर देती है, और ऊपर से कहती है कि मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। यह सब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम ही करो। अरे प्रीति, इसी बात का तो रोना है। उससे कोई काम तो किया नहीं जाता। यह तो उसे माँ ने सिर पर चढ़ा रखा है। नहीं तो अब तक मैं ही उसकी अकल ठिकाने लगा देता। देखिए जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो दुनिया तमाशा देखेगी। वो तो छोटी छोटी बातों पर कलेश करने लगती है। माँ, भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई। यह तो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। बताओ, मैं क्या करूं? मेरी जगह अगर कोई और होती तो अब तक इस घर में कलेश खड़ा कर दिया होता। मैं तो फिर भी चुप हूं। अरे प्रीति, वह तो मैं भी जानता हूं। फिर प्रीति ने कहा, अगर यही बात मैं उससे कहूंगी तो उल्टा यह जवाब देगी कि वह तो मेरी माँ इतनी अच्छी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन यह बात उसे समझ में नहीं आती कि अच्छा भी अच्छों के साथ ही बना जाता है। मैं तो शर्म लिहाज के कारण चुप हूँ ताकि झगड़ा और ना बढ़े। नहीं प्रीति, तुम तो जानती हो, कुछ मत बोलना, नहीं तो माँ तुम्हें ही नहीं छोड़ेगी। अरे, तभी तो कहती हूँ कि आप उसे प्यार से समझा दो ताकि वे शांति से अपने घर चली जाए। ठीक है, मैं रिया से बात करता हूँ, तुम अपना काम निपटा लो। कहते हुए विकास अपने कमरे से बाहर आया तो देखा रिया अकेले बैठी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसके पास बैठते हुए विकास बोला, रिया, आगे क्या सोचा है तुमने? तो रिया गुस्से से बोली, भाई, मैं अपने घर चली जाऊंगी।
तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठूंगी, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगी। शर्त? कैसी शर्त? विकास ने हैरानी से पूछा। तो रिया बोली, मैं अपने पति सूरज के साथ अलग रहना चाहती हूँ। तो विकास ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, घर में कुल मिलाकर तुम 4 लोग हो और उसमें भी तुम्हें बंटवारा चाहिए? क्यों भाई, 4 लोगों का काम क्या कम होता है? एक मेरी सास है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, और दूसरा वह देवर जिसकी शादी करने का भी मैं नाम नहीं ले रहे। उसकी शादी हो तो मेरा कुछ काम कम हो जाए। अरे रिया, वो चिंता उन लोगों की है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि 4 लोगों में बंटवारा करने की बात तो मैं नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर बंटवारा नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता है। उसी समय अनीता जी वहां आई और बैठते हुए बोली, क्या बात हो रही है दोनों बहन भाई में? तो रिया बोली, बात क्या होगी, मुझे कहते हैं कि अपने ससुराल वापस चली जा। हे भगवान, जिसे देखो इसे ससुराल भेजने की रट लगाए बैठा है। अगर अपने मायके आकर बैठी है तो ऐसा भी क्या गुनाह हो गया? मेरी बेटी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है क्या? अनीता जी ने कहा तो विकास बोला, माँ, अभी तो तुम इसे शय दे रही हो, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगी। माँ, मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चुप करके अपने ससुराल चली जाती हूँ। मुझे परेशान करेंगे तो मैं सहन कर लूंगी, और अगर सहन ना हुआ तो कहीं जाकर मर जाऊंगी। कम से कम इन लोगों को शांति तो मिल जाएगी ना। रिया ने कहा तो विकास बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन लोगों को, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा अगर तू अपनी जबान कम चलाए और घर की जिम्मेदारियां संभाले। तो देख लिया माँ, मेरे मायके वाले ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रिया बोली। अनीता जी ने कहा, जिसको तेरे यहाँ रहने से परेशानी है वह यहाँ से जा सकता है, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। और विकास, तू दिन रात बैठते उठते क्या तुझे एक ही काम है? अभी उसके माँ बाप जिंदा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो उसका भला चाहता था। अगर कोई समझने को तैयार ही नहीं है तो फिर करो अपनी मर्जी की, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, कहकर विकास वहां से उठ गया। प्रीति वहीं पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिर अनीता जी बोली, एक यह घर के लोग हैं, दूसरा हमारी पड़ोसन जो मुझसे पूछती है, अनीता बेटी घर कब जाएगी? ससुराल वाले कितने दिन से बेटी को भेज दिए हैं। फिर रिया बोली, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं यहाँ आई हूँ तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तभी उसकी भाभी प्रीति वहां आई और बोली, दिया, यह समाज है और समाज के लोग तो ऐसे सवाल उठाएंगे ही, इसलिए अपना घर बसाने में ही समझदारी है। बस माँ, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, लेकिन अब यहाँ तो नहीं रहूंगी। क्यों? चली जाऊंगी। हम दोनों माँ बेटी साथ रहेंगे, जिसे जो बोलना है वे बोलता रहे। पर माँ, आपके बेटा बहू मुझे जीने भी तो नहीं देते। बेटी, तुझे कोई एक बात कहूँ, उसे 4 सुनाया कर। तुझे यहाँ दबके रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ, दबकर रहना तो मेरे खून में है ही नहीं। अगर दबकर रहना होता तो मैं अपने ससुराल में ना रह ली होती। चलो माँ, अंदर चलकर टीवी देखते हैं। कहते हुए रिया वहां से उठकर चली गई, और पीछे पीछे अनीता जी भी। अम्मा जी वहीं आंगन में सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने प्रीति को इशारे से अपने पास बुलाया और बोली, बहू, ऐसे तो ये माँ बेटी किसी के काबू में नहीं आएंगी, लेकिन दादी, मैं क्या करूं? माँ और रिया को समझाने से भी नहीं होगा। बहु पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वही लातों के भूत है, आगे तू खुद ही समझदार है। अपनी दादी सास का इशारा प्रीति अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वह बोली, आप ठीक कह रही हो दादी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचते हुए प्रीति रसोई घर में खाना बनाने चली गई। तभी उसे रिया के मोबाइल की बेल बजने की आवाज आई। प्रीति ने बाहर जाकर देखा तो रिया फोन पर बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी, शेरनी की तरह घरार रही थी। आप लोगों में कुछ शर्म बाकी है या नहीं?
कितनी बार मैंने कहा है कि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी, क्या आपको समझ में नहीं आता? तो दूसरी ओर से राधा जी की आवाज आई, रिया बेटी, आगे से इस घर में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सूरज भी तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। सारे गिले शिकवे भुलाकर वापस आ जाओ। फिर रिया के हाथ से फोन लेते हुए अनीता जी बोली, बहन जी, अगर आप चाहती हैं कि मेरी बेटी वहां वापस आ जाए तो हमारी एक शर्त है। अगर सूरज मेरी बेटी के साथ अलग घर लेकर रहे तो मैं अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार हूँ। आपसे और आपके बेटे से उसका कोई साहूकार नहीं होगा। यह क्या कह रही हैं बहन जी आप? मैं भला अपने बेटे से अलग कैसे रह सकती हूँ? तो ठीक है, फिर रिश्ता तोड़ देने में ही भलाई है। रखो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाकर। कहते हुए अनीता जी ने फोन पटक दिया। रसोई घर में खड़ी प्रीति ये सारी बातें सुन रही थी। मन ही मन बोली, यह दोनों समझती हैं कि यही शेर है, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि कोई सवा शेर भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद अनीता जी और रिया शॉपिंग करने बाजार चले गए। करीब 2 घंटे बाद जब वे घर वापस आए तो उस समय प्रीति अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी रिया गुस्से से उबलती हुई उसके पास आई और बोली, क्यों महारानी, अपना अपना खाना बनाकर खा भी लिया और हम लोगों का बनाया भी नहीं। बाकी सब लोगों के कपड़े भी धो दिए, पर मेरे कपड़े वही मैले पड़े हुए हैं। हाँ तो मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अब से अपना काम खुद किया करो। प्रीति ने आंखें फेरते हुए कहा। उसके ये तेवर देखकर रिया हैरान रह गई और बोली, लो, इसमें नौकर वाली कौन सी बात है? घर का काम है, वह तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। रिया गुस्से से बोली। तो प्रीति ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझे यह काम करने की तनख्वाह देती हो? तनख्वाह? तनख्वाह किस बात की? घर की बहू हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो? अपनी जिम्मेदारी से भागकर तुम क्यों यहाँ आकर बैठ गई हो? अब से तुम अपना काम खुद ही करोगी। मुझ पर रौब जमाने की जरूरत नहीं है। अब अपनी जबान पर ताला लगाकर अपना काम करना शुरू कर दो। क्या हो रहा है ये सब? और प्रीति, बहू तुम अपनी ननद से ये किस तरीके से बात कर रही हो? माँ जी, मैं वैसे भी बात कर रही हूँ जैसे करनी चाहिए। अब रिया इस घर में रहेगी तो उसे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बेटी घर का काम करेगी और घर की बहू दिन रात आराम फरमाएगी? अरे नहीं माँ जी, मैं भी काम ही करूंगी, लेकिन सिर्फ अपना और अपने परिवार का, घर में आने वाले मेहमानों का नहीं। अपनी भाभी के मुंह से यह बात सुनकर रिया का खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? यह घर तुमसे पहले मेरा है। जी नहीं, तुम्हारा घर वह है जिसे तुम छोड़कर यहाँ आई बैठी हो। माँ, आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। 2-4 थप्पड़ लगाकर इसकी अकल ठिकाने क्यों नहीं लगा देती? रिया ने कहा। अच्छा, हाथ उठाना तो दूर, हाथ लगाकर भी देखो। अभी के अभी 100 नंबर पर फोन करती हूँ और शिकायत करूंगी कि मेरी सासू माँ और ननंद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करते हैं। फिर पता चलेगा किसकी अकल ठिकाने आती है। उसी समय घनश्याम जी और विकास भी घर पहुंच गए। लड़ाई की आवाज सुनकर जैसे ही घनश्याम जी कमरे के अंदर जाने लगे, तभी विकास ने उन्हें रोक दिया। बेटा, अंदर जाकर मामला सुलझाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का नाश हो जाएगा। अरे पिताजी, घर का नाश तो पहले ही हो रखा है, अब सुधरने का समय आ गया है। आप बस यहीं खड़े रहकर देखते जाइए। फिर अनीता जी बोली, क्या, हमने कब मांगा तुमसे दहेज? तुम हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाओगी? हाँ, तो क्यों नहीं, आखिर यह सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। यह बात सुनते ही अनीता जी अपनी बातों में मिश्री घोलते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बहू, घर में ये छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती हैं, उन्हें आपस में बैठकर सुलझा ले तो ही अच्छा होता है। अच्छा माँ जी, यह ज्ञान की बातें तब कहाँ गई थी
जब रिया के ससुराल वाले उसे ले जाने के लिए आए थे। प्रीति का जवाब सुनकर अनीता जी और रिया शब्द खड़े रह गए। चलो अब दोनों जल्दी से घर के काम में लग जाओ, बहुत आराम कर लिया तुम माँ बेटी ने, कहते हुए प्रीति कमरे से बाहर चली गई और उसी समय घनश्याम जी और विकास अंदर आ गए। चल बेटी रिया, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, अनीता जी बोली तो रिया ने कहा, माँ अपना काम आप देखो, मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। बाबूजी आप अपने दामाद को फोन लगा दीजिए कि वह आकर मुझे ले जाए। हाँ बेटी, यह तूने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं अभी सूरज को आने के लिए कहता हूँ। कहते हुए घनश्याम जी ने सूरज को फोन लगाया तो दूसरी ओर से जो बातें उन्हें सुनने को मिली वह सुनकर वे हैरानी का ठिकाना ना रहा। फोन रखते हुए वे बोले, अनीता एक बात तो बताओ, क्या कल राधा जी का फोन आया था? हाँ फोन तो आया था, रिया को वापस आने के लिए कह रही थी। अच्छा तो तुमने क्या कहा? घनश्याम जी ने गुस्से से पूछा तो अनीता कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी घनश्याम जी ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद दिया और बोले, तुम माँ हो या दुश्मन जो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती? हमारे घर से बेइज्जत होकर जाने के बावजूद भी उन्होंने फिर से फोन किया। उनके सामने तुमने एक नई शर्त और रख दी कि पहले घर का बंटवारा करो, फिर हमारी बेटी घर वापस आएगी। उसी समय रिया बोली, अरे बाबूजी, अब मैं जा तो रही हूँ, फिर माँ को कसूर क्यों निकाल रहे हो? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ रिया के गाल पर भी पड़ा। यह देखते हुए अम्मा जी बोली, घनश्याम अगर ये थप्पड़ तूने पहले लगाए होते तो आज घर उजड़ने की नौबत ही नहीं आती। फिर गुस्से से उबलते घनश्याम जी बोले, बदतमीज लड़की, जब सूरज तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अपने बेटे सूरज की चिंता में राधा जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि वह आईसीयू में भर्ती हैं। यह सुनते ही रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर घनश्याम जी बोले, अगर राधा जी को कुछ भी हो गया तो उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी और उसके बाद सूरज तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तो रिया रोते हुए बोली, बाबूजी मैं अभी के अभी अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, चाहे मुझे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े या उनके पैर पड़ने पड़े, चाहे लाख माफी क्यों ना मांगनी पड़े, पर मैं अपनी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए रिया अपना बैग उठाकर घर की दहलीज लांग कर चली गई। दोस्तों, क्या शादी के बाद एक लड़की को अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझनी चाहिए? सारी गलती हमेशा ससुराल वालों की नहीं होती है। रिया की भाभी ने अपनी ननद का घर बसाने के लिए जो रास्ता अपनाया वह सही था या गलत, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।